मैंने फल देख के इंसानों को पहचाना है। मैंने फल देख के इंसानों को पहचाना है। जो बहुत मीठे होते हैं, जो बहुत मीठे होते हैं, अक्सर वो सड़े होते हैं। नमस्कार, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आर के अशोक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदिवासी कौन है और वनवासी कौन है। आदिवासी और वनवासी में क्या अंतर है, आखिर कौन है ये आदिवासी, कहां से आए आदिवासी, क्या आदिवासी एलियन है, किसने बनाया ये आदिवासी, क्या आदिवासी नेताओं की वोट छापने की मशीन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार सारी दुनिया में 37 करोड़ से ज्यादा 37 करोड़ से भी ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं। अकेले भारत में 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं और उनमें से भी 705 प्रजाति हैं। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में आदिवासी आए कहां से? इतना बड़ा समुदाय, 705 समुदाय भारत में आया कहां से? भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में आदिवासियों की इतनी बड़ी संख्या हुई कैसे? कौन लेके आया इनको, जानेंगे इस वीडियो में और आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आदिवासी कौन है, कहां से आए, किसने बनाया इनको आदिवासी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैं आज ले चलता हूं ईसा से 10,000 साल पहले होमो सैपियन की दुनिया में। ये वही होमो सैपियंस हैं जिन्हें इंसानों का पूर्वज कहा जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, महान जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने कहा है। चार्ल्स डार्विन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने यह सिद्धांत दिया कि इंसान के पूर्वज बंदर थे जो जंगलों में रहा करते थे। और चार्ल्स डार्विन की ये बात को सारी दुनिया ने माना क्योंकि उन्होंने पूरे तथ्य के साथ इसे साबित किया। थ्योरी, यानी चार्ल्स डार्विन की इसी थ्योरी को आधार मानकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आदिवासी आखिर हैं कौन और कहां से आए। दोस्तों, अगर मैं आदिवासी शब्द की सरल शब्दों में अर्थ निकालूं तो इसका मतलब होता है जो अनादिकाल से वास कर रहा हो, आदि धनवासी। वहीं पे अगर हम वनवासी का शाब्दिक अर्थ निकालें तो उसका मतलब भी सेम यही होता है, जो वन में वास करने वाला हो। लेकिन जो वन में वास कर रहे थे वो भी आदिकाल से ही वास कर रहे थे। इसीलिए अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो आदिवासी या वनवासी दोनों एक ही व्यक्ति हैं। जंगल में रहने के कारण इनको वनवासी भी कहा गया, लेकिन ये आदिकाल से हैं इसलिए इन्हें आदिवासी भी कहा गया। लेकिन दुख की बात तो यह होती है कि आज के टाइम में आदिवासी शब्द इनको अपमानित करने के लिए उपयोग किया जाने लगा है या वोट बैंक की राजनीति के लिए उपयोग किया जाने लगा है। आखिर इन जंगलों में रहने वाले व्यक्तियों को आदिवासी किसने कहा, ये कैसे आदिवासी हुए, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आदिवासी हो या आज का सभ्य समाज में रहने वाला सभ्य व्यक्ति जो अपने आप को सवर्ण भी कहता है, एजुकेटेड पर्सन कहता है, वो व्यक्ति हो या आदिवासी हो, सभी के पूर्वज जंगल में रहते थे। फिर इतिहास के गर्त में ऐसा क्या हो गया कि एक को हम सभ्य समाज का सभ्य व्यक्ति कहने लगे और एक को हम वनवासी, जंगली, आदिवासी कहकर संबोधित करने लगे, जबकि प्रकृति ने दोनों को एक जैसे बनाया है। ऐसा नहीं है कि हमारा खून श्वेत रंग का हो और उनका खून कुछ और रंग का, नहीं, सबका खून, सबका ब्लड जो है ना वो सेम रंग का है, रेड। इसके बाद भी हम उनके साथ ऐसे घृणा, ऐसे बर्ताव क्यों करते हैं, उनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति क्यों मानते हैं। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के अनुसार एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट होती है कि हमारे हों, यानी सभ्य समाज का व्यक्ति हो या फिर आदिवासी व्यक्ति हो, दोनों के पूर्वज बंदर थे, यानी कि होमो सैपियंस थे। लेकिन एक सभ्य सवर्ण व्यक्ति कैसे बना और एक आदिवासी कैसे बना रह गया, इस वीडियो में जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए एक साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, ह्यूमन साइकोलॉजी। आपने देखा होगा कि आपके आसपास दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो अपने इर्द गिर्द ही, अपने आसपास की दुनिया में बड़े खुश होते हैं, उन्हें बाहर जाने का कोई शौक नहीं होता, वो अपने आसपास के वातावरण में बड़े मौज और हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन जीते हैं।
भाई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा खोजू टाइप का होता है, ट्रेवलिंग करने वाला होता है, कहीं ना कहीं घूमना, कुछ ना कुछ नया खोज करना, कुछ नया जानना, कुछ नया सीखना। इतिहास में भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक वो समुदाय था जो ट्रेवलिंग करा, दुनिया के कोने कोने तक घूमा और एक नई चीजों के बारे में जाना, अलग अलग वातावरण में पहुंचा, उसके हिसाब से वो ढला और एक अर्बन सभ्यता की स्थापना की। भाई एक दूसरा व्यक्ति था जो अपने ही उस प्राकृतिक वातावरण में, उस जंगल में कबीले के रूप में रहा और उसी में उसने शासन किया और खुश रहा। उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। जो पहला व्यक्ति था उसे आज हम सभ्य मानव या सभ्य समाज का व्यक्ति कहते हैं, और जो जंगल में एक कबीले में रहा उस व्यक्ति को हम आदिवासी कहते हैं। दोनों के रहन सहन में अंतर होता है। ठीक वैसे होता है जैसे एक मेट्रो सिटी में रहने वाला व्यक्ति और एक गांव के बीहड़ गांव में रहने वाला व्यक्ति के रहन सहन में अंतर होता है। ठीक उसी प्रकार आदिवासी और सभ्य समाज के बीच में ये अंतर रहा। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं कि आदिवासी सभ्य समाज के आदमी की तुलना में कमजोर थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या उनके पास कम बुद्धि थी, ऐसा बिल्कुल नहीं। बस उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग एक निश्चित दायरे के लिए किया और सभ्य समाज के व्यक्ति ने अपने बुद्धि का उपयोग का दायरा काफी बढ़ा लिया। और इसी सभ्य समाज के व्यक्ति ने जब पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों पे अपना शासन स्थापित किया तो उसकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वह जंगलों की ओर भी अपना कदम बढ़ाया। जंगल में रहने वाले लोगों की ओर वह आकर्षित हुआ और उनके वातावरण को देखकर उनको तंज के रूप में, उनको चिढ़ाने के रूप में उनको वनवासी, जंगली या आदिवासी कहने लगा। जबकि आपको मैं बता दूं कि आदिवासियों की कला और संस्कृति बहुत समृद्ध है। भारत में हो या दुनिया में बहुत से आदिवासी राजा हुए हैं। अरे भारत में ही नहीं, दुनिया के हर कोने कोने। जब हम आदिवासियों की बात करते हैं तो हम भारत की बात करके आदिवासियों का दायरा संकुचित नहीं कर सकते। भारत से कहीं गुना ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप में आदिवासी रहते हैं। चारवा आदिवासी दुनिया की सबसे पुरानी आदिवासी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है, जो कि भारत में ही है। लेकिन हम इन सब की बातें नहीं, कुछ विशेष आदिवासियों की बात करते हैं, कुछ एक विशेष समुदाय की बात करने लगते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें राजनीति चमकानी है, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने है। आदिवासी और सभ्य समाज के कुछ कल्चर, संस्कृति, रीति रिवाज, विवाह सब में डिफरेंट है। यहां तक कि पूजा पाठ और रहन सहन, खान पान में भी बहुत अंतर है। और वो उसमें बड़े खुश भी हैं क्योंकि वो प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, प्रकृति के संरक्षक हैं आज के समय में। वो जहां सभ्य समाज का व्यक्ति अंधाधुंध प्रकृति का दोहन करता है, वहीं आदिवासी आज भी प्रकृति को सुरक्षित और संपन्न बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सभ्य समाज के संपर्क में आने के कारण भी इन लोगों ने अपना विकास किया और आज ये बहुत ज्यादा एक ऊंचे और सम्मानित स्थान में पहुंच चुके हैं। भारत में तो भारत के प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन हम इनको सिर्फ आज वोट बैंक के लिए ही यूज करते हैं। चुनाव में ये याद आते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद इनको भूल जाते हैं। दोस्तों, मैंने जो एग्जाम्पल देके आपको समझाया उससे आपको समझ गए होंगे कि जो दूसरा व्यक्ति था जिसका दायरा सीमित था, उसको सभ्य समाज के व्यक्ति ने आदिवासी कहकर संबोधित किया। आदिवासी ना तो कोई एलियन थे और ना कोई आसमान से टपके थे, वो इसी धरती के व्यक्ति थे, हमारे ही भाई बंधु थे। लेकिन वक्त के साथ एक भाई जंगल में ही अपनी दुनिया बसा गया और एक भाई जंगल से बाहर निकल गया। पर दुख की बात यह होती है कि जो भाई जंगल से बाहर निकलकर एक नई दुनिया बसाया, उसने अपने एक भाई को जंगली या आदिवासी कहकर संबोधित कर दिया। दोस्तों, मैंने चार्ल्स डार्विन की इस थ्योरी से आदिवासियों का एक वैज्ञानिक ढंग से उनको बारे में बताने की कोशिश किया है। किसी को भावनाओं को आघात पहुंचाना मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जितना योगदान सवर्णों का है या सभ्य समाज के व्यक्ति का है, सवर्ण कह देते हैं तो इंसान सिर्फ दो ही कैटेगरी में आ जाते हैं, जनरल कास्ट। लेकिन यहां मेरा सभ्य समाज से तात्पर्य होता है वो सभी व्यक्ति जो गैर आदिवासी हैं,
गैर आदिवासी ही नहीं, आदिवासियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भगवान बिरसा मुंडा को हम कभी नहीं भूल सकते। कुंवर शाह, रघुनाथ शाह जैसे महापुरुषों को हम कभी नहीं भूल सकते, जो एक आदिवासी ही थे, लेकिन भारत की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों का निछावर किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सिर्फ इसे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के अनुसार समझाने का प्रयास किया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।